उपज कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू फॉर जेट एंड सीयूईटी 2025। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पिछले वर्षों में जो पूछे गए क्वेश्चन है, विगत वर्षों में जो पूछे गए क्वेश्चन है, उन पर आधारित, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो इस पेपर में आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। मतलब जो पूर्व में जो पेपर हुए हैं आपके जेट के, उनके क्वेश्चंस या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपके आने वाले एग्जाम में आते हैं। इसलिए हम आपको कैसे पेपर सोल्व करना है और किस प्रकार से जो है जो क्वेश्चन आप पिछले 7 साल में आपने देखे हैं, जो जिस पैटर्न के क्वेश्चन इस वर्ष भी आने वाले हैं, उन सब क्वेश्चंस का एक अच्छे तरीके से विश्लेषण आज हम करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पेपर विश्लेषण रहेगा वो रहेगा जेट 2019 पेपर सॉल्यूशन रहेगा, और वो हम एग्रीकल्चर ही उसमें सोल्व करवाने वाले हैं। एग्रीकल्चर जो कि कृषि पर्यवेक्षक के लिए, डब्ल्यूओ के लिए और एओ एग्जाम के लिए भी सुटेबल क्वेश्चंस रहेंगे, और जेट के लिए तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ही। तो इस वीडियो को आप जो है अंत तक 40वें क्वेश्चन तक बहुत ही तल्लीनता के साथ देखें और ध्यान से देखें कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करवाया जा रहा है और एक क्वेश्चन से आपको कितनी डिटेल मिल रही है और आप उस क्वेश्चन से क्या सीखते हैं, यही आपको इस वीडियो में देखना है। तो आइए हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फलों की खेती के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? द साइंस ऑफ स्टडिंग फ्रूट कल्टीवेशन इज कॉल्ड विच इज नोन एज। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर है पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर। तो इनमें से कौन सी ब्रांच के अंतर्गत हम जो है स्टडी ऑफ फ्रूट्स करते हैं? मतलब पोमोलॉजी क्या होता है? पोमोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पोमस प्लस लोगस यहाँ पर आ जाएगा। पोमस जो शब्द है वो लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है फ्लेशी फ्रूट। जिसका मतलब क्या होता है? फ्लेशी फ्रूट होता है। और फ्लेशी फ्रूट ऐसे फ्रूट जो जिसमें बीज जो है वो सेंटर्ड में, गुदा के सेंटर्ड में या फ्लेश के सेंटर्ड में स्थित होते हैं। पोम जो होता है, अंग्रेजी में अगर इसको देखा जाए तो पोम जो होगा वो रोजेसी फैमिली के फल होते हैं। रोजेसी फैमिली में जैसे कि पियर और एप्पल इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो पोमोलॉजी जिसमें कि हम फलों का अध्ययन करते हैं या फलों की खेती के अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हम देख लेते हैं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, मतलब उसे हम क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। फ्लोरिकल्चर में हम जो है फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं, और ओलेरिकल्चर में हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं। ओलेरिकल्चर में सब्जियों का अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर में हम ऑर्नामेंटल स्टडी को भी इसी के अंतर्गत ले लेते हैं, जिसमें कि फॉर्मल, इनफॉर्मल गार्डन वगैरह, फ्री स्टाइल गार्डन वगैरह का अध्ययन किया जाता है। ओलेरिकल्चर मतलब पोट हर्ब, ओलेरिकल्चर का मतलब है पोट हर्ब को कल्टीवेट करना, उसे हम ओलेरिकल्चर कहते हैं। ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर यहाँ पर अलग से दिए गए हैं ताकि हम जो है उसको लैंडस्केपिंग वगैरह को फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत ही पढ़ लेते हैं। तो राइट आंसर मैंने आपका बता दिया कि ए रहेगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि जेट 2019 में दूसरा क्वेश्चन क्या आया है। क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। इजी भी लग सकता है आपको, पर इजी क्वेश्चन देख करके आपको ऐसा नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन को हम अच्छे से नहीं देखेंगे, क्योंकि कोई से भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए उसमें क्या क्या चीजें उसमें रहती है, कभी कभी जो है हम पढ़कर नहीं जाएं फिर भी हमें आंसर मिल जाते हैं। तो गहनता से उनको देखना चाहिए, क्योंकि जेट में एक क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 1 मिनट का समय मिल जाता है। यह लघु पौधों एवं झाड़ियों को पात्रों में, मतलब पात्रों में उगाने की एक जापानी कला है। तो कौन सी इनमें से जापानी कला है और किस में उगाने के लिए? पात्र में उगाने के लिए। जैसे मान लो ये पात्र है आपका, और पात्र में जो पौधे उगाएंगे हम, उस पौधे को उगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं आर्किड, रिपोर्टिंग, सीजिंग और बोनसाई। तो
आर्किड क्या है? आर्किड एक पौधा है। आर्किड क्या है? एक पौधा है, सजावटी पौधे के रूप में भी काम में लेते हैं। रिपोर्टिंग जो होती है, रिपोर्टिंग होता है कि पौधों को कलेक्ट करके और जो फूल वाले पौधे हैं उनको अरेंजमेंट तरीके से कैसे जो है हम टेरेस गार्डनिंग में और या फिर जो भी सजावटी एरिया है, इंडोर एरिया है, उनमें कैसे लगा सकते हैं, उसे हम रिपोर्टिंग कहते हैं। किसी भी पौधों को, कई सारे पौधों को ला करके, अलग अलग पौधों को ला करके घर में हम कैसे उगाते हैं, उसको रिपोर्टिंग कहते हैं। रिपोर्टिंग का मतलब होता है किसी चीज को ला करके और कई सारी चीजों को सम्मिलित करके और उनको प्रदर्शित करना, रिपोर्टिंग होता है। उसके बाद में आ जाता है साइजिंग। साइजिंग जो है, साइजिंग मतलब पौधों को जो है साइज के अकॉर्डिंग हम जो है रखते हैं। और उसमें साइजिंग में एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहाँ पर पौधों की जो ऊंचाई है, ऊंचाई को कम करके अधिक उपज प्राप्त की जाती है। ऊंचाई को कम करके अधिक उपज प्राप्त की जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा आम की आम्रपाली किस्म जो है वो साइजिंग का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो कौन सी, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि मैंगो में कौन सी किस्म की साइजिंग की जाती है, तो आम में जो है वो आम्रपाली किस्म की साइजिंग की जाती है। और अगला है बोनसाई। बोनसाई आर्ट है, एक कला है जिसमें बड़े फल वृक्षों को या बड़े वृक्षों को उनको छोटे रूप में घर पर उगा सकते हैं, पात्र में उगा सकते हैं। और उसमें उस प्रक्रिया में क्या होता है कि जैसे रूट जोन जो होता है उसे एक पर्टिकुलर जो आपका एक रूट का स्ट्रक्चर के लिए एक खुला हुआ जालीनुमा एक पात्र आता है, उसमें रखा जाता है, उसमें उसकी सीडिंग की जाती है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे उसकी रूट बढ़ती है तो हम इसे यहाँ से निकाल करके रूट की कटिंग करते रहते हैं। तो कई वर्षों में जो है एक अच्छी बोनसाई तैयार होती है। अलग अलग पौधों में बोनसाई कर सकते हैं, जैसे बोगनविलिया में बोनसाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बोनसाई जैसे कि फाइकस प्लांट में होती है, मतलब बरगद वगैरह में बोनसाई हम कर सकते हैं। तो लघु पौधों, यह क्या है, लघु पौधों एवं झाड़ियों को पात्रों में उगाने की एक जापानी कला है। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? 4। इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, जो क्या है, जापानी कला क्या है? बोनसाई। बोनसाई है। बोनसाई का मतलब आप समझ गए होंगे, किसी भी पौधे की ड्वार्फ फॉर्म या मिनिएचर बनाना। हम क्या कह सकते हैं? बोनसाई का मतलब हो गया, क्या हो जाएगा? मिनिएचर। मिनिएचर अगर हम बनाते हैं किसी भी प्लांट का तो उसे हम क्या कहते हैं? बोनसाई कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। इसमें हमें जो है टर्म देखने को मिली रिपोर्टिंग, आप समझ गए होंगे। रिपोर्टिंग का मतलब होता है कई सारे फूलों के पौधों को ला करके इंट्रोड्यूस करवाना या किसी जगह पर अरेंज करना, उसे हम रिपोर्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मजेदार क्वेश्चन है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो आईसीआर जो है, आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, द एक्स यहां पर इसका थोड़ा सा एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? यहां पर हमारे पास ऑप्शन है, भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, केंद्रीय कृषि मंत्री, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कृषि मंत्रालय के कृषि सचिव। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा केंद्रीय कृषि मंत्री, मतलब 2 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। 2 हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ आईसीआर की जो स्ट्रक्चर है, आईसीआर और डेयर मतलब एजुकेशन का जो डायरेक्ट निदेशालय है, और आईसीआर जो है काउंसिल, एग्रीकल्चर काउंसिल जो है, उन दोनों का अध्यक्ष जो होगा वो कौन होगा? कृषि मंत्री होगा। कृषि मंत्री, और वर्तमान कृषि मंत्री जो है, यूनियन मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो है वर्तमान अध्यक्ष है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है आईसीआर के? शिवराज सिंह चौहान है। और इसमें एक महत्वपूर्ण पद जो होता है इसके बाद में, वो होता है डायरेक्टर जनरल मतलब महानिदेशक का पद होता है। निदेशक जो होता है वो ही जो है डेयर का सचिव भी होता है।
तो महानिदेशक और सचिव का पद रहता है। तो अभी वर्तमान में जो है डॉक्टर हिमांशु पाठक जो है वो आईसीआर के डीजी है, वर्तमान डीजी है। उनकी बात कर ली हमने। पहले जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे वो मोहम्मद हबीबुल्ला। कौन थे? मोहम्मद हबीबुल्ला इसके पहले अध्यक्ष थे। तो हमने बात कर ली, हमारा राइट आंसर हमें पता लग गया और हमें पता लगा कि डीजी वर्तमान में कौन है और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, अगला क्वेश्चन है, यह मृदा अपरदन रोकथाम का एक श्रेष्ठ जैविक उपाय नहीं है। तो मृदा अपरदन रोकथाम का जैविक उपाय कौन सा नहीं है? तो यहाँ जैविक उपाय के बारे में अगर दिया गया है तो जैविक और सस्य दोनों एक समकक्ष उपाय हैं। जैविक या सस्य उपाय ये समकक्ष उपाय माने गए हैं अपरदन में। तो कौन सा जो है, ऐसा भी कह सकते हैं कि कौन सा सस्य उपाय नहीं है। तो यहाँ पर दिस इज नॉट अ गुड ऑर्गेनिक मेथड, ऑर्गेनिक मेथड नहीं बोल करके यहाँ पर हम बोल देंगे बायोलॉजिकल मेथड और कल्चरल मेथड। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? कल्चरल मेथड आ जाएगा। कल्चरल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग सोइल इरोजन। सोइल इरोजन क्या होता है? पार्टिकल्स का मूवमेंट वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरे स्थान पर किसी भौतिक कारकों के द्वारा जो है मिट्टी का जाना क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है मिट्टी का। अपरदन के बारे में हम डिटेल में स्टडी भी कर सकते हैं। अपरदन जो है वो वायु द्वारा और जल के द्वारा होता है। जल की कई सारी स्टेजेस होती है, वायु अपरदन की कई सारी स्टेजेस होती है, और ऐसे ही कई तरह के जो है एंथ्रोपोजेनिक अपरदन होते हैं। एंथ्रोपोजेनिक सोइल इरोजन का मतलब होता है मनुष्य की गतिविधियों के द्वारा जो अपरदन होता है उसे अपन एंथ्रोपोजेनिक अपरदन कहते हैं। तो वैसे ज्यादातर चीजें जो है टिलेज वगैरह से सोइल जो है ज्यादा अगर फ्राइबल हो जाती है तो उससे भी अपरदन बढ़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं पलवार, समोच्च कृषि, भू परिष्करण और समोच्च मेड़बंदी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कौन सा जो है सस्य उपाय नहीं है? सस्य उपाय का मतलब खेतीबाड़ी से रिलेटेड उपाय नहीं है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में शामिल किया जाए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर हमारा होगा पलवार। का मतलब आप समझते हैं पलवार क्या होता है कि जैसे मिट्टी को हम किसी परत के द्वारा, कूड़ा करकट की परत के द्वारा या प्लास्टिक मल्च के द्वारा अगर ढक देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पलवार या मल्चिंग कहते हैं। समोच्च कृषि में आ जाता है कंटूर कल्टीवेशन आ जाता है। कंटूर कल्टीवेशन एक विधा है, कल्टीवेशन की विधा है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में हम कल्टीवेशन करते हैं। भू परिष्करण मतलब टिलेज। टिलेज से हम मिट्टी को ढेलों में परिवर्तित कर सकते हैं जिससे अपरदन कम से कम हो, क्योंकि ज्यादा बड़ी साइज में जो है वो अपरदन नहीं होगा। उसके बाद में आ जाता है समोच्च मेड़बंदी। इसको हम कहते हैं, समोच्च मेड़बंदी को कंटूर टेरेस क्या कहते हैं? कंटूर टेरेस। तो कंटूर टेरेस जो है वो मैकेनिकल है, मैकेनिकल। बाकी तीनों के तीनों जो है वो क्या है? ऊपर के तीनों जो है वो सस्य प्रबंध के अंतर्गत आ जाते हैं, और ये जो है यांत्रिक प्रबंध के अंतर आता है। यांत्रिक प्रबंध, तो यांत्रिक प्रबंध है। तो कौन सा जैविक उपाय नहीं है? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 हमारा राइट आंसर रहेगा। तो सस्य प्रबंध के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं किया जाता? समोच्च मेड़बंदी को शामिल नहीं किया जाता। मतलब यहाँ पर जो है छोटे छोटे टेरेस पहाड़ी क्षेत्रों में हम बना देते हैं जिससे कि अपरदन से बचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये वे पौधे हैं जो अपने आप को संलग्न करने के लिए रूटलेट्स, हुक्स, प्रतान, तने व पत्तियों का सहारा लेते हैं। मतलब अपने आप को कहीं किसी से जोड़ने के लिए या तो प्रतान का सहारा लेंगे, मतलब टेंड्रिल के माध्यम से, जैसे कद्दू में वो छोटी छोटी सी जो बेल में वो जो धागे नुमा संरचना बनती है वो उसको आगे बढ़ाने के लिए सहायक है। ऐसे ही हुक्स हो सकते हैं, उसके बाद में रूटलेट्स हो सकती है। तो ये सब चीजें जो है उस पौधे को सहारा देने का कार्य करती है। तो कौन से पौधे हैं? These are the plant which take support of rootlets, hooks and tendrils, stem and leaves for attaching themselves। किसी पर लपेटने के लिए ये चीजें काम में आती है। तो किस में आती है? झाड़ियों में, लताएं या वर्तिकाएं, किनारे और बाड़ा। तो सिंपल सी चीज है, लताएं जो है वो किसके अंतर्गत आ जाएगी? आपकी लताएं जो है वो क्लाइंबर, जिन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? क्लाइंबर। क्लाइंबर। तो क्लाइंबर जो है वो किसके अंतर्गत आ जाएगी? आपकी लताएं जो है वो क्लाइंबर, जिन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? क्लाइंबर। तो सिंपल सी चीज है, लताएं जो है वो किसके अंतर्गत आ जाएगी? आपकी लताएं जो है वो क्लाइंबर।
क्लाइंबर में टेंड्रिल की सहायता से, ज्यादातर क्लाइंबर जो है वो टेंड्रिल की सहायता से चढ़ती है, और कई ऐसे सजावटी पौधे हैं जिनमें वो पत्तियों के सहारे से और हुक्स के सहारे से जो है दूसरे पौधे पे अटैच हो जाती है। हम देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या रहा हमारा। इसमें हमारा राइट आंसर रहा 2। इसमें राइट आंसर क्या रहा? 2 हमारा राइट आंसर है। लताएं तथा वर्तिकाएं जो कि बेलें होती है, ये लपेट करके जो है उस पे चढ़ती है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 किलोग्राम तत्व उपलब्ध करवाने के लिए कितने यूरिया की आवश्यकता होगी? अगर 100 किलो नाइट्रोजन देना है तो उसके लिए कितने यूरिया की आवश्यकता होती है? हाउ मच यूरिया विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड नाइट्रोजन एलिमेंट 100 kg? तो देखो इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला हम देख लेते हैं। फॉर्मूला इसका होता है, इसका फॉर्मूला है 100 अपॉन AI। AI का मतलब होता है उस उर्वरक में, जो भी उर्वरक आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है, उस उर्वरक में जो भी तत्व की मात्रा है, पहले तो ये देखना पड़ेगा हमें कि वो उर्वरक किसके लिए है, नाइट्रोजन के लिए है, फास्फोरस के लिए है या पोटेशियम के लिए है। तो जिसके भी लिए है उसका AI क्या है, उसमें सक्रिय तत्व की मात्रा कितनी है और कितनी मात्रा में वो नाइट्रोजन दिलवा रहा है हमें, तो उसे हम कहते हैं RD, रिकमेंडेड डोज, जरूरी आवश्यक मात्रा। तो यहां पर फॉर्मूले में रख देंगे 100 अपॉन 46। 46 किसमें? यूरिया में नाइट्रोजन होती है। रिकमेंडेड डोज कितना दिया हुआ है? 100। कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। तो यहां पर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 46। तो हम यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं इस चीज को। ये देखो आप, यहां पर 1000 10,000 यहां पर अपने पास था, उसको डिवाइड करना है हमें 46 से। तो 46 से डिवाइड करने के बाद में हमारे पास आंसर क्या आया है? 217.39। तो ये आपको देख लिया आपने, तो 217.39 kg। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 217.39 kg। तो यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना है। जिसमें भी एक पोषक तत्व पाया जाता है उनमें सब में ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, या एक ही उर्वरक दिया होता है तो सब में ये फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी अगर मान लो इससे संबंधित, उर्वरक से संबंधित आपको सवाल सीखने हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पर हमने यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है जिसको आप मुफ्त में देख सकते हैं। वहां पर कितने प्रकार के जो है फर्टिलाइजर डोज के लिए, डोज निकालने के लिए कितने प्रकार के जो है, कितने तरह से सूत्र सवाल आते हैं और कौन कौन से सूत्र लगाए जाते हैं, वो सब वहां पर कंप्लीट दिया हुआ है। तो फर्टिलाइजर की गणना कैसे करें ये वीडियो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बाजरा का वानस्पतिक नाम है, बाजरा का वानस्पतिक नाम क्या होता है? बोटनिकल नेम ऑफ मिलेट इज, ये आपको आ गया होगा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेनिसेटम ग्लूकम यहाँ पर राइट आंसर है। मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर दिया हुआ है सिटेरिया इटेलिका। सिटेरिया इटेलिका जो दिया हुआ है वो किसका वैज्ञानिक नाम है? फोक्सटेल का वैज्ञानिक नाम है। फोक्सटेल मिलेट जो होती है वो क्या होती है? मोटा अनाज। ये सारे के सारे वैसे मोटा अनाज ही है। उसके बाद में होर्डियम वल्गेर जो है ये मोटा अनाज नहीं होगा, ये जौ है। उसके बाद में पेनिसेटम ग्लूकम, ये बाजरा। और उसके बाद में पेनिकम मिलियसियम दे रखा है। मिलियसियम का मतलब होता है प्रोसोमिलेट। क्या होता है? प्रोसोमिलेट होता है। प्रोसोमिलेट का वैज्ञानिक नाम है पेनिकम मिलेशियम है। और प्रोसोमिलेट जो होता है, प्रोसोमिलेट को क्या कहा जाता है या फिर क्या काम आते हैं? ये भी क्या है? ये मोटा अनाज है। मोटा अनाज, कोर्स सीरियल, मोटा अनाज होगा। तो प्रोसोमिलेट दिया हुआ है, उसके बाद में फोक्सटेल मिलेट यहां पर दिया गया है। इन दोनों का उत्पत्ति स्थान जो है वो ईस्टर्न अफ्रीका, ईस्टर्न एशिया जो है इनका उत्पत्ति स्थान है, या अफ्रीका हम इनका उत्पत्ति स्थान मान सकते हैं। बाकी कई सारे ऐसे मोटे अनाज है जिनका उत्पत्ति स्थान भारत है। आगे बात कर लेते हैं।
भैंस प्रजाति का उद्भव स्थान कौन सा है? भैंस का उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है? भैंस भैंस जो है जल भैंस और कीचड़ भैंस, स्वयं बफेलो, वाटर बफेलो जो है, दो प्रकार की भैंसें होती है। तो भैंस का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो भैंस का उत्पत्ति स्थान के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, भूटान, नेपाल, भारत और चीन, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो कौन सा है? हमने बुक में हमने देखा है कि भारत और श्रीलंका भैंस का उत्पत्ति स्थान माना है। और भैंस का जो डोमेस्टिकेशन जो भैंस का हुआ है, घरेलूकरण जो भैंस का हुआ है, वो गाय के बाद में हुआ है। पहला डोमेस्टिकेशन जो हुआ था वो सिप का हुआ था, और उसके बाद में, सिप के बाद में गांव डोमेस्टिकेशन हुआ है। तो भैंस का उत्पत्ति स्थान जो माना जाता है, बफेलो सबसे ज्यादा जो है वो भारत में ही पाई जाती है। भारत में ही सबसे ज्यादा भैंस के कारण ही भारत का दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा हमारा 3, मतलब भारत और श्रीलंका, एंड श्रीलंका जो है वो भैंस का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुफरी ज्योति, कुफरी मुथु, कुफरी स्वर्ण प्रजातियां हैं। कुफरी का मतलब आप यहां से देखिए, CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है? कुफरी शिमला। कहां पर है? कुफरी शिमला में है। तो यहाँ ये अनुसंधान संस्थान किसके ऊपर बना हुआ है? आलू के ऊपर है। तो यहाँ से जो भी वेराइटीज रिलीज होगी, जो भी किस्में यहाँ से रिलीज होगी, वो उन पर जो है आगे जो लगा रहता है वो कुफरी लगा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? आलू। तो राइट आंसर हमारा है फर्स्ट ऑप्शन। राइट आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। IIHR क्या है? IIHR यहां पर दिया हुआ है। बागवानी से संबंधित ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहां पर स्थित है? हैसरगट्टा, बेंगलोर, कर्नाटक में। तो कहां पर है? हैसरगट्टा, बेंगलोर, कर्नाटक में स्थित है। बेंगलोर, कर्नाटक में स्थित है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर हैसरगट्टा, बेंगलोर आ जाएगा। हिमाचल में मैंने अभी बताया आपको, शिमला में, कुफरी शिमला में CPRI स्थित है। और कटक उड़ीसा में आपका चावल अनुसंधान संस्थान है, CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है? कटक उड़ीसा में है। कहां पर है? कटक उड़ीसा में है। यहां पर हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? फर्स्ट। यहां पर हमारा राइट आंसर रहेगा फर्स्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? अर्थात सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है और आपको आराम से ये आ जाएगा, CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके अलावा आफरी, एरिड फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी यहाँ पर ही स्थित है और उस जगह का नाम है जोधपुर। क्या है? जोधपुर उस जगह का नाम है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या रहेगा? फर्स्ट। फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर हम जो है एग्रीकल्चर में लीड लेने के बाद में केमिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन करके, और हम जो है जेट में काफी कम मार्क्स हो जाते हैं हमारे माइनस मार्किंग के चलते। तो जेट में अगर मान लो आप एग्रीकल्चर में लीड लेते हो, तो एग्रीकल्चर में लीड लेने के बाद में आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको सोच लेना चाहिए कि मुझे आगे जो है वही क्वेश्चन करने जो मेरे को आते हैं, ताकि आप माइनस मार्किंग से पीछे नहीं आओ। बहुत कम क्वेश्चन करने के बाद में भी सिलेक्शन हो जाता है, तो आप एग्रीकल्चर में लीड ले सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत शांति से अगर अपन पेपर करते हैं तो। बीकानेर की बात कर ले तो बीकानेर में क्या स्थित है? CIAH स्थित है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान जो है वो बीचवाल बीकानेर में स्थित है। अविका नगर में CSWRI स्थित है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर, मालपुरा, टोंक। तो राजस्थान में 3 अनुसंधान संस्थान यहीं पर ऑप्शन में हमारे पास दिए गए हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद में हमें 2 और इंस्टीट्यूट हमें पता लगे हैं उनके ऑप्शन के आधार पर, इसलिए पेपर
को सोल्व करवाते समय अच्छे से देखें। तो राइट आंसर हमारा आ ही गया यहाँ पर। क्या रहेगा? फर्स्ट, हमारे राजस्थान में जो है आईसीआर के 7 संस्थान है, 7 में से आप जो है यहाँ पर CIH के बारे में मैंने बता दिया, CSWRI के बारे में बता दिया, काजरी के बारे में और आफरी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बचे 3 कौन कौन से हैं? तो एक है भैया DRMR। DRMR का मतलब होता है डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, मतलब सरसों एवं तारामीरा अनुसंधान निदेशालय, जो कि कहां पर है? सेवर भरतपुर में स्थित है। आपको संस्थान भी बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। आप वेराइटियों में पढ़े रहते हो कि किसी भी फसल की वेराइटी याद करनी है। आप फोकस किया करो कि जनरल एग्रीकल्चर को कि जितना से ज्यादा पढ़ो आप और डिस्कस करोगे तो आपका बेहतर होगा। आप अगर इस तरीके से पढ़ाई करोगे कि किताबों को हम बुरी तरीके से चाट रहे हैं बिना डिस्कशन के, तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। एक और संस्थान जो है वो है NRCSS। ये 7 संस्थान है। ये BGA मसाला अनुसंधान संस्थान है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस, तबीजी अजमेर। तबीजी में भी एक जगह है डुमाडा करके, वहां पर ये अनुसंधान संस्थान है तबीजी अजमेर में। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, इसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। इसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कोल्ड मिल्क शुगर। इसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। दुग्ध शर्करा क्या होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं कैटेलेज, एमाइलेज, लैक्टोज और कोई नहीं। कितने इजी क्वेश्चन है, देखो आपको बता देता हूं मैं। कैटेलेज, एमाइलेज, ये दोनों के दोनों जो है ये एंजाइम है। एमाइलेज एंजाइम होता है, यहाँ लोज दिया हुआ है, कैटेलेज भी एंजाइम है। अब जहां पर मतलब अगर मान लो एमाइलेज आ रहा है, लेज अगर मान लो आ जाता है तो वो क्या है? एक एंजाइम है। और ओ की मात्रा अगर लग जाती है, ओज जहां लगा होता है वो आपकी क्या है? शर्करा है। बहुत आसानी से समझने की बात है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप पता लगा सकते हो कि क्या एंजाइम है और क्या शर्करा है। यहाँ लेज, बाकी लेक्टोज यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो दूध में जो शर्करा पाई जाती है वो लेक्टोज पाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। लेक्टोज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। 1 ग्राम लेक्टोज से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम लेक्टोज से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। उसके बाद में लेक्टोज जो है वो विलियन के रूप में दूध में पाया जाता है, एज ए सॉल्यूशन फॉर्म, विलियन के रूप में दूध में पाया जाता है। ओल्ड लेक्टोज की बात करें तो इससे दूध में क्या आ जाता है? मीठापन आता है, क्योंकि भैया ये क्या है? शर्करा है, शुगर है, तो इससे क्या आएगा? मीठापन आ जाता है। लेक्टोज जो है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। ग्लूकोज व गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। तो ये जो हो गया वो क्या हो गया? द्विशर्करीय हो जाएगा। और ये जो सम्मिलित किया जाता है वो ओलिगोसेकेराइड में सम्मिलित किया जाता है। ओलिगोसेकेराइड में सम्मिलित किया जाता है। और एक और चीज आपको बता दूं, लेक्टोज जो है सबसे कम परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील कंपोनेंट, लेस वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ मिल्क इज कॉल्ड लैक्टोज। और हाईली वेरिएबल कंपोनेंट क्या है? वसा है। तो मैंने आपको यहाँ पर लैक्टोज के बारे में बताया। लैक्टोज में उपस्थित जो गैलेक्टोज होता है वो जो मस्तिष्क तंत्र जो होता है, मस्तिष्क तंत्र जो होगा उसको इंप्रूव करने के लिए गैलेक्टोज शर्करा बहुत ही जरूरी शर्करा है। सबसे ज्यादा लैक्टोज की मात्रा जो पाई जाती है वो मानव दूध में पाई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक कृत्रिम लोन है। यह एक कृत्रिम लोन है, मतलब आर्टिफिशियल, जो प्राय छत बगियों खेत के मैदान में प्रयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल लोन टेक्निक, इट इज एन आर्टिफिशियल लोन कॉमनली यूज्ड इन रूफ गार्डन
फार्म ग्राउंड। तो इनमें हम इनको काम में ले लेते हैं। ये इनके पेचेज आते हैं, अलग अलग साइज के पेचेज, और उनको हम रख करके जो है नेचुरल लॉन की फील लेने की कोशिश करते हैं। बाकी है तो क्या आर्टिफिशियल। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, कारपेट बेड्स, उसके बाद में रोकरी, एस्ट्रोटर्फ और टोपियरी। तो क्या क्या चीजें होती है। कारपेट बेड्स जो होती है, कारपेट बेड्स ऐसी होती है कि इनको हम नीचे से एक निश्चित सेंटीमीटर नीचे से इसको खुरच करके, और वो बेड रहती है उसको हम दूसरे गार्डन में शिफ्ट करके वहां पर हम ग्रो कर सकते हैं। तो कारपेट बेड्स होती है। रोकरी मतलब पत्थरों से जो है हम एक पौधों को आसपास हम बना देते हैं, या पत्थरों की कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसे रोकरी गार्डन कहते हैं। रोकरी गार्डन, रॉक गार्डन में आपको ये ऐसी चीजें मिलेगी, पत्थरों से अजीब चीजें बना देंगे। जैसे रॉक गार्डन कहाँ पर है आपका, चंडीगढ़ में। रॉक गार्डन कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में आपका रॉक गार्डन है, वहां पर रोकरी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है हमें। एस्ट्रोटर्फ जो होता है वो एक आर्टिफिशियल लॉन टेक्निक है। एस्ट्रोटर्फ में हम टर्फिंग हम करते हैं। टर्फिंग में जैसे कि कोई रोल हम लेके आते हैं और उनको हम बिछा देते हैं, एक अलग अलग साइज के होते हैं। तो यहाँ पर एस्ट्रोटर्फ आपके समझ में आ गया। टोपियरी क्या होती है, यह भी एक आर्ट है, और इस आर्ट में क्या करते हैं, पक्षी, जंतु या अलग अलग स्कल्पचर बनाए जाते हैं। तो अलग अलग संरचना बनाई जाती है। किसी पौधे को कटिंग, उस पौधे की कटिंग इस प्रकार से की जाती है, बिल्कुल उसका फ्रेम तैयार किया जाता है, और उस फ्रेम में पौधों की कटिंग की जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, टोपियारी कहते हैं। जैसे कि जिराफ बना दिया, या फिर पांडा बना दिया, ऐसे अलग अलग चीजें, कोई बर्ड्स बना दिए, अलग अलग फ्रेम में रख करके उन पौधों की कटिंग करते हैं, और उस पौधे से जो है अलग अलग शेप बनाई जाती है पक्षी जंतु आदि की, तो उसे टोपियारी कहते हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोटर्फ हमारा राइट आंसर है। राइट आंसर हमारा है एस्ट्रोटर्फ, मतलब नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि जेट के पेपर में या किसी भी पेपर में एग्रीकल्चर के इसी प्रकार के क्वेश्चन का हमें सामना करना पड़ता है। बहुत ही धैर्य के साथ अगर हम पेपर करें तो कम से कम गलतियों के साथ हम पेपर को कर सकते हैं। अगर मान लो श्योरिटी ज्यादा है, हमें पता है अच्छे से कि यही आंसर होगा, बाकी कंफ्यूजन क्रिएट होता है एग्जाम हॉल में बैठने के बाद में, पर आपको तैयारी इस प्रकार से रखनी है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है एग्जाम हॉल में भी वैसा ही रहे जैसा क्लासरूम में था, जैसा कि आपके स्टडी रूम में था। तो गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त पीएच मान क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। सभी फसलों के लिए जो पीएच मान होता है वो 5.5 से लेकर के 8.5, ये सूटेबल या मानक पीएच हम इसे मानते हैं। ये सूटेबल पीएच सभी फसलों के लिए है। तो यहाँ पूछा है गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त पीएच मान 4 to 6, तो ये होगा ही नहीं, इसमें एसिडिटी है, 4 पीएच नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ दिया हुआ है 6 to 7.5, ये भी नहीं होगा। उसके बाद में दिया हुआ है, अच्छा 6 to 7.5, ये अपना न्यूट्रल आ गया, क्या आ गया, न्यूट्रल। और उसके बाद में 5, ये भी लो पीएच है, और ये भी लो पीएच है। ये स्लाइट एसिडिक है, मतलब हल्का अम्लीय है, ये भी, ये थोड़ा ज्यादा अम्लीय, मॉडरेट अम्लीय है, और ये 4 से 6 दिया हुआ है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर 2। क्या हो जाएगा, नंबर 2, मतलब ये उदासीन है। क्या है ये, लगभग उदासीन के जैसे ही पीएच है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 से लेकर के 7.5 सबसे सुटेबल देखना है हमें। क्या देखना है, सुटेबल पीएच हमें यहाँ पर देखना है, उपयुक्त। तो उपयुक्त तो वही रहेगा जो उदासीन मृदा है, वही उपयुक्त रहेगा। ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ऐसा कहीं भी आपको पर्टिकुलर बुक में आपको पर्टिकुलर पीएच नहीं मिल सकता, हमेशा पीएच चीज जो मिलता है वो रेंज में ही हमें मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और पीएच क्या होता है ये तो आपको पता ही है। पीएच जो होगा वो क्या होता है कि किसी भी चीज की अम्लता व क्षारता को और उदासीनता को मापने का जो मानक होता है उसे ही पीएच कहते हैं। कि उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने हैं, मतलब जो सोल्यूबल है पानी में, जो पानी में सोल्यूबल आयन हाइड्रोजन आयन होते हैं, उनसे जो हमारे पास ओल्ट में हमें जो ऊर्जा मिलती है उसको पीएच में कन्वर्ट किया जाता है। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, उसे हम पीएच कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास तैयार है, डॉक्टर वाई एस परमार। डॉक्टर वाई एस परमार
बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भारत का एकमात्र है, भारत में एकमात्र है, और राजस्थान में भी एकमात्र हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कॉलेज जो है वो झालावाड़ में स्थित है, कोटा संभाग में। ये भी एकमात्र बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय है जो कहाँ पर स्थित है, इसमें दे रखा है झालावाड़। तो झालावाड़ में तो क्या है भैया? कॉलेज। राजस्थान का एकमात्र कॉलेज है झालावाड़ में। कौन सा? CHF, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। उसके बाद में दापोली महाराष्ट्र में नहीं है बागवानी का। उसके बाद में नौनी सोलन हिमाचल प्रदेश और पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नौनी हिमाचल प्रदेश। नौनी हिमाचल प्रदेश नंबर 3 हो जाएगा। पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर हेमवंती बहुगुणा जो यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि मल्टी कोर्सेज यहाँ पर करवाती है, जो पर्टिकुलर एग्रीकल्चर के कोर्सेज नहीं करवाती है, तो वो भी यहाँ पर स्थित है। वो हॉर्टिकल्चर से आपको MSc करवाने, MSc BSc के लिए वहाँ पर वैकेंट सीट रहती है। तो आगे बढ़ते हैं। हेमवंती नंदन बहुगुणा उसका नाम स्टार्ट जिस यूनिवर्सिटी का होता है वहां से। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का उत्पत्ति स्थान क्या है? गेहूं का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो उत्पत्ति स्थान के बारे में मैं आपको बता देता हूं। उत्पत्ति स्थान जो होते हैं वो उनके कई सारे दार्शनिक ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग उत्पत्ति स्थान फसलों के दिए हैं। तो सबसे ज्यादा जो हम कंसिडर करते हैं, सबसे ज्यादा जो मान्य है, वो वेविलोव के उत्पत्ति स्थान मान्य होते हैं। उत्पत्ति स्थान वेविलोव ने कई सारी फसलों के उत्पत्ति स्थान घोषित किए हैं। उसमें उन्होंने पूछा है कि गेहूं का उत्पत्ति स्थान क्या है। तो गेहूं का उत्पत्ति स्थान जो होता है, मैं यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है पर मैं आपको दे देता हूं ऑप्शन, तुर्की या एशिया माइनर, एशिया माइनर जो है वो कहां पर है? वेस्ट में। एशिया का सबसे वेस्टर्न कंट्री जो है एशिया का, वो कौन सा है? तुर्की या एशिया माइनर है। हम बात कर ले तो एशिया जो है वो इसमें कई देश सम्मिलित है, ऐसा महाद्वीप है। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, केंद्रीय एशिया, इंडो बर्मा मतलब ये तो भारत की बात कर रहा है, कोस्टा रिका दिया हुआ है, चेकोस्लोवाकिया दिया हुआ है। ये यूरोपियन कंट्रीज है, कोस्टा रिका और चेकोस्लोवाकिया। तो मैंने बताया आपको कि एशिया का हिस्सा है, तो एशिया माइनर आपने यहाँ पर उत्पत्ति स्थान पढ़ा होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या रह जाएगा? सेंट्रल एशिया इसमें दे रखा है, क्योंकि रूस और मतलब यूरेशिया के अंदर आता है, तुर्की जो है वो यूरेशिया के अंदर आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केंद्रीय एशिया आ जाएगा, नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 हमारा उत्पत्ति स्थान आ जाएगा, क्योंकि रूस में और रूस के एडजॉइनिंग जो इलाके हैं वहां भी गेहूं बहुत ज्यादा होता है, और ज्यादातर गेहूं के नेटिव, जैसे हम बात करें कि सबसे पहला गेहूं जो है रहेगा टेट्रिकम डाइकोकम की बात करें हम, और मोनोकोकम की बात करें, तो वो वहां से मोनोकोकम पहला गेहूं मानते हैं जो फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड व्हीट है, वो टेट्रिकम मोनोकोकम है, जो कि वहां देखा गया था। उसके बाद में हम बात करेंगे आगे। यह एक द्वितीय भू परिष्करण यंत्र का एक उदाहरण है। द्वितीय भू परिष्करण यंत्र, तो भू परिष्करण क्या होता है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, टिलेज जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेटरी टिलेज। प्रिपरेटरी टिलेज होती है, और एक होता है इंटर टिलेज होता है। प्रिपरेटरी टिलेज और इंटर टिलेज, दो तरह की टिलेज होती है। प्राथमिक भू परिष्करण इसी में सम्मिलित किया जाता है, मतलब इसमें आ जाएगा आपका प्राथमिक भू परिष्करण मतलब प्राइमरी टिलेज, और द्वितीय भू परिष्करण ये किस में आ जाता है? प्रिपरेटरी टिलेज में आ जाता है। बुआई के पहले जो टिलेज की प्रक्रिया की जाती है वो प्रिपरेटरी मतलब भूमि की तैयारी में आ जाता है, और उसके बाद की जो प्रक्रियाएं हैं वो तृतीय भू परिष्करण भी कह देते हैं, या अंतर सस्य भू परिष्करण भी उसे हम कह देते हैं, या अंतर भू परिष्करण कह देते हैं। तो प्राथमिक टिलेज में क्या किया जाता है? प्लोइंग और पडलिंग, ये दो चीजें जो है वो हम प्राथमिक टिलेज के अंतर्गत करते हैं। द्वितीय टिलेज में हम ढेला तोड़ना, और उसके बाद में समतल करना, प्लैंकिंग, समतल करना, ढेला तोड़ना, और भुरभुरा बनाना, बारीक करना, भुरभुरा बनाना। तो ये प्रक्रियाएं जो है वो इसमें की जाती है।
तो ढेला तोड़ने, समतल करने, बुरबुरा करने के लिए कौन कौन से यंत्र काम में लिए जाते हैं, वो द्वितीयक का उदाहरण होगा। वो किसका उदाहरण होगा? द्वितीयक का उदाहरण होगा। इंटर टिलेज में हम बाद में जाएंगे। द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र का एक उदाहरण है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी टिलेज इक्विपमेंट। तो भैया प्लोइंग जो की जाती है तो मतलब हल से ही की जाती है, तो हल तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नहीं। मोल्ड बोल्ड हल दिया हुआ है, डिस्क हल दिया हुआ है, डिस्क हैरो और देसी हल दिया हुआ है, इंडिजिनस प्लो। तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि ढेले तोड़ना मतलब किससे किया जाएगा? हैरो से। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो नंबर 3 हो जाएगा। हैरो और कल्टीवेटर जो है वो द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र है। प्रिपरेटरी टिलेज में द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र होते हैं। प्राथमिक में सारे जितने भी हल है, पडलर वगैरह है, वो सभी के सभी जो यंत्र काम में आते हैं वो हल से रिलेटेड है और प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र कहलाते हैं। तो राइट आंसर आपको पता लग गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यह एक यंत्र चालित सतही सिंचाई विधि है। यह एक यंत्र चालित, जिसमें कि यंत्र काम में हम ले रहे हैं, सबसे जरूरी चीज, यह एक यंत्र चालित, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, भले आपने नहीं पढ़ा है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना। यह एक यंत्र चालित और सतही सिंचाई विधि है। आधुनिक की बात नहीं कर रहे, सतही सिंचाई विधि है। तो देखो, खांचा विधि मतलब फरो, तो भैया इसमें यंत्र बनाना ही नहीं है, मिट्टी में ही काम में ले रहे हैं अपन। उसके बाद में प्रवाह विधि, फ्लड इरिगेशन है ना, बाढ़ग्रस्त सिंचाई जिसे कहते हैं, बेसिन मतलब क्यारी। तो ये क्यारी जो है वो यंत्र से चल नहीं रही, फ्लड जो है यंत्र से चल नहीं रहा, खांचा जो है यंत्र से नहीं चल रहा है। अब आती है केबलगेशन। इसमें हमें क्या काम में लेने पड़ते हैं? पाइप काम में लेने पड़ते हैं। पाइपों को जो है हम ऑटोमेटेड कर सकते हैं। तो ये क्या है? स्वचालित यांत्रिक सतही विधि है। यांत्रिक सतही विधि है, तो आपको याद होना चाहिए। इसमें हम देखते हैं कि जैसे कौन से कूड़ में पानी भेजना है, कौन से में नहीं भेजना, तो अल्टरनेट कूड़ में हम सिंचाई करने के लिए केबलगेशन विधि का प्रयोग में लेते हैं। तो ये आपको कंप्लीट आपको आ गई। सरफेस मेथड है, ये आपको देखना था यंत्र चलित। तो इनमें से कोई सा भी यंत्र के द्वारा नहीं चलता, मतलब उनमें यंत्र जो है हम नहीं बिछाते हैं, इसमें हम पाइप बिछाते हैं, इसीलिए इसको हमने क्या कहा है? केबलगेशन मेथड। क्या कहा है? केबलगेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, बेर का संबंध किस परिवार से है? बेर की फैमिली क्या है? तो यहाँ पर फैमिली दी हुई है एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी फैमिली से जो है आपका आम बिलोंग करता है। मैंगो, एनाकार्डियेसी किसकी फैमिली है? मैंगो की है। म्यूजेसी जो है वो केले का कुल है, केला का कुल है। उसके बाद में रूटेसी जो है नींबू परिवार है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रेमनेसी। राइट आंसर हमारा क्या है? रेमनेसी है। बेर जो है वो राजस्थान का मुख्य फल माना जाता है, तो रेमनेसी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से एग्रीकल्चर पूछी गई है, वानस्पतिक नाम पूछ रहा है, फैमिलीज पूछ रहा है, उसके बाद में कई सारे, एक बेसिक बॉटनी भी वो पूछ लेता है आपसे, और इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। तो ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं। नेक्स्ट, जुगाली करने वाले पशुओं में विकसित उदर होते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं में उदर कितने? रूमिनेंट एनिमल हैव डेवलप्ड स्टोमक इन 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितने होते हैं? आपको मैं बता देता हूं। एक तो होता है रूमेन, मतलब उसका आमाशय जो होता है, आमाशय कितने भागों में बटा होता है? रूमेन में बटा होता है, रेटिकुलम में बटा होता है, ओमेजम में बटा होता है, ओमेजम, और उसके बाद में एबोमेसम, एबोमेजम में बटा होता है। अब आपको पता लग गया होगा कि कितनी संख्या है। तो यहाँ पर संख्या कितनी है? 4। तो राइट आंसर भी क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पर 4 आ जाएगा। मनुष्यों में जो है सत्य पेट पाया जाता है, एबोमेसम, उसका एक ही पार्ट होता है, उसका आमाशय एक ही भाग में बटा होता है। बाकी जुगाली करने वाले पशु जो होते हैं उनका आमाशय 4 भागों में बटा होता है, ये रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेसम। ऐसे ही ऊंट और लामा ऐसे जंतु है जिनका 3 ही भागों में आमाशय बटा होता है, जिनको हम क्या कहते हैं? स्यूडो रूमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडो रूमिनेंट। आवासी जुगाली करने वाले पशु है कौन? ऊंट। क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर? केमेल, आवासी जुगाली करने वाला पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अजवाइन का वानस्पतिक नाम क्या है? अजवाइन जो है इसकी मोटी पत्तियां होती है, यह एक मसाला फसल है। कैसी फसल है? मसाला फसल है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? एपियम ग्रेवोलेंस यहाँ पर दिया हुआ है, फोइनिकुलम वल्गेर यहाँ पर दिया हुआ है, ट्रेंचिस्पर्मम एमिमी दिया हुआ है और कोरिएंड्रम सेटाइवम यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्या हो सकता है? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सिंपल सा दिख रहा है हमें, ट्रेंचिस्पर्मम एमिमी, ये नंबर 3। उसमें कोरिएंड्रम सेटाइवम जो है वो धनिया का वैज्ञानिक नाम है, फोइनिकुलम वल्गेर जो है वो सौंफ का वैज्ञानिक नाम है, एपियम ग्रेवोलेंस जो है वो चाइनीज अजवाइन है, चाइनीज अजवाइन है। तो अजवाइन का वैज्ञानिक नाम पर कौन सी अजवाइन है? चाइनीज अजवाइन है। तो अजवाइन के केस में अगर हम बात करें, तो अजवाइन के केस में अगर हम बात करें तो यह पेट संबंधित रोग दूर करती है। आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पशुओं में हम काम में लेते हैं पेट संबंधी रोग, और मनुष्यों में भी हम इसे जो है मसाले के रूप में हम काम में लेते हैं। पेट संबंधी तो है ही, और उसके अलावा जो है और भी ऐसी चीजें हैं जिनमें ये काम में लिया जा सकता है। कई सारी आयुर्वेदिक चीजों में इसको काम में लिया जाता है, मेडिसिनल यूज इसके बहुत ज्यादा है। तो अजवाइन का वैज्ञानिक नाम जो होगा वो क्या होगा? ट्रेचिस्पर्मम एमिमी इसका वैज्ञानिक नाम होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है खुरपका मुंहपका बीमारी। खुरपका मुंहपका बीमारी इसके द्वारा होती है। ऑप्शन बिल्कुल सिंपल दिए हुए हैं, फफूंद, बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ। तो किसके द्वारा होती है खुरपका और मुंहपका बीमारी? तो राइट आंसर आपको वैसे भी पता लग गया होगा, राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? थर्ड। तो किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा होती है। तो वायरस कौन सा होता है? खुरपका मुंहपका बीमारी जो है वो भैंस में और सुअर में ये बीमारी देखने को ज्यादा मिलती है, भैंस में और सुअर में। इस बीमारी में कौन से वायरस होते हैं? तो वायरस का जो स्ट्रेन है वो सेट 1, सेट 2 और 3, उसके अलावा जो है AOC, ये इसके स्ट्रेन टाइप है, और एशिया सेट ये ऐसे विषाणु के स्ट्रेन हैं जिनसे यह रोग फैलाया जाता है। वायरस जनित रोगों का प्रबंध किया जाता है, प्रॉपर वैक्सीनेशन से ही इसको जो है मैनेज कर सकते हैं, इनका कोई ट्रीटमेंट और कंट्रोल नहीं होता है। फफूंद द्वारा जानवरों में स्केबियाई होती है, जैसे ऊंट में स्केब होती है पर वो प्रोटोजोआ द्वारा होती है। स्केब जंतुओं में फफूंद द्वारा होती है। बैक्टीरिया से गलघोटू, एंथ्रेक्स और लंगड़ी फड़किया आदि कई बीमारियां, थनैला वगैरह ऐसी बीमारियां बैक्टीरिया से होती है। प्रोटोजोआ जनित रोग जो है वो मुर्गियों में कोक्सीडियोसिस है, जानवरों में सर्रा रोग, ऊंटों में हमें देखने को मिलता है सर्रा रोग। ऐसी चीजें जो है हम पढ़ सकते हैं। चिचड़ी ज्वर जो है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, फैलाया चिचड़ी के द्वारा जाता है ना, टिक फीवर। तो ये हमने बात की खुरपका और मुंहपका की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो है इसको मसालों की रानी भी कहा जाता है। तो कौन सी ऐसी फसल है जिसे मसालों की रानी कहा जाता है? मैं आपको राजा के बारे में बता देता हूं। मसालों का राजा जो है वो ब्लैक पेपर अर्थात काली मिर्च को कहा जाता है। और मसालों की बात करें तो मसाले केरल के मसाले जो है वो फेमस है। भारत की खोज भी मसालों के चक्कर में ही हुई है, वास्को डी गामा ने खोज की है, ऐसे बताते हैं, मतलब ऐसा नहीं है। तो लौंग, इलायची, जीरा और धनिया यहाँ पर दिए हुए हैं। तो मसालों की रानी जो है वो क्या है? इलायची। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इलायची हो जाएगा। और राजा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि राजा कौन है। तो राजा जो है वो ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह केले की वानस्पतिक प्रवर्धन विधि है। यह केले की वानस्पतिक प्रवर्धन विधि है। केले का प्रवर्धन जो है वो वानस्पतिक भाग जो होते हैं, वायवीय भाग या अवायवीय भाग, जिन्हें हम मिट्टी में जड़ वगैरह, सकस वगैरह जो होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो केले का प्रवर्धन किस विधि के द्वारा, कौन सी वानस्पतिक विधि के द्वारा किया जाता है? यहाँ पर दिए हुए हैं सकर्स, ग्राफ्टिंग दी हुई है, टिश्यू कल्चर दिया हुआ है और बडिंग दिया हुआ है। तो कलिकायन उसमें नहीं होता है, उसके बाद में ग्राफ्टिंग उसमें हो नहीं सकती।
टिश्यू कल्चर और सकर्स, ये दो ऐसे ऑप्शन हैं जो हम अपना सकते हैं, पर उसमें भी सबसे ज्यादा अपनाया जाता है वो सकर्स। तो केले का प्रवर्धन जो होता है वो सकर्स से होता है। कौन से, किस आकार के सकर्स होते हैं वो? शॉर्ट सकर्स होते हैं, शॉर्ट सकर्स। और ये जो है केले के बिल्कुल पास वाले भाग से निकलते हैं, तलवार मतलब ऐसे सकर्स जो निकलते हैं, मेन पेड़ के पास में से ऐसे सकर्स जो निकलते हैं, उनसे हम नया केला लगा सकते हैं। तो ये शॉर्ट सकर्स होते हैं। स्वॉर्ड मतलब होता है खंजर, मतलब वो बड़ी तलवार सी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वॉर्ड कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान यहाँ पर स्थित है। अभी मैंने पहले ही सोल्व करवा दिया आपको। तो राइट आंसर क्या है इसका? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर मालपुरा टोंक में स्थित है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ, अविकानगर मालपुरा टोंक में स्थित है। इस संस्थान के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, CSWRI के बारे में। ये टोंक में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1962 में हुई है, और यहाँ से पहली बार जो है अभिवस्त्र व अविकालीन दो जबरदस्त ब्रीड यहाँ से इंड्यूस करी गई है 1977 में, यहाँ से डेवलप की गई है, जो कि एक ऊन के लिए फेमस है और एक मीट के लिए और कोर्स वुल के लिए फेमस है। तो ये राजस्थान का प्राइम इंस्टीट्यूट हो सकता है ICAR की तरफ से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आम के प्रयोग किए जाने वाले भाग को कहा जाता है। आम का कौन सा भाग खाया जाता है? आम का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आम हम जो है बचपन से बनाते आ रहे हैं और खाते भी आ रहे हैं। गर्मी का सीजन भी आ गया और तो बना देते हैं भैया आम। ये आम यहाँ पर हमने बना दिया है, खाने योग्य नहीं है पर है आम, ठीक है। अब इसमें एक तो छिलका होगा, अंदर जो है वो गुठली होती है, और उसके बीच में जो होता है वो फ्लेश होता है। तो आम को जो है हम कौन सा भाग खाते हैं? ये तो हो गया एपिकार्प, ये फ्लेश जो है वो मीजोकार्प, और ये एंडोकार्प है, मतलब गुठली। गुठली को तो खा ही नहीं सकते, है ना, गुठली को नहीं खाया जाता है। आम के सारे दाम मिलते हैं, आम के दाम तो मिलते ही हैं और गुठलियों के भी दाम मिलते हैं भैया ना। तो एंडोस्पर्म दिया हुआ है तो नहीं होगा यहाँ पर। उसके बाद में मीजोकार्प दिया हुआ है, बिल्कुल फ्लेश तो खाया ही जाता है। एंड्रोसियम इसका नहीं, फ्लेशी रिसेप्टेकल जो है वो भी नहीं खाया जाता। राइट आंसर हमारा यहाँ सिंपल सा आ जाएगा, मीजोकार्प जो है वो आम का खाया जाने योग्य भाग होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2, नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? अलग अलग समूह को अलग अलग नाम दिए जाते हैं, है ना। तो जैसे मान लो अभी कोई किसी पे हमला करने जा रहे हैं तो मतलब भीड़, है ना, अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ऐसे ग्रुप होता है, कुछ लोगों का ग्रुप होता है, कुछ लोगों की गैंग होती है। गैंग मतलब भी ग्रुप, मतलब वो भी क्या है? एक समूह है। तो भेड़ के समूह को क्या कहा जाता है? अ ग्रुप ऑफ शिप इज कॉल्ड बैंड। हर्ड, हर्ड जो है वो हम केटल्स के झुंड को कहते हैं। हर्ड किसके झुंड को कहते हैं? केटल्स। केटल्स के लिए काम में लिए जाते हैं। हर्ड मैन मतलब होता है चरवाहा। हर्ड मैन क्या होता है? चरवाहा, भैंसे चराने वाला। जैसे एग्रीकल्चर में अगर मान लो कोई अच्छी पढ़ाई नहीं करता है तो वो हर्ड मैन बन सकता है। क्या बन सकता है? उसके लिए जो पक्की है। और अगला आता है फ्लोक और अगला आता है ड्रोक। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर जो है वो क्या है? फ्लोक राइट आंसर है, नंबर 3। फ्लोक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भेड़ों के समूह को हम क्या कहते हैं? फ्लोक कहते हैं, झुंड, फ्लोक, है ना। रेवड़ क्या कह देते हैं हिंदी में? रेवड़ इसको हम कह देते हैं। तो रेवड़ी होती है भेड़ों की, इनको जो है रस्सियों से बांधने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, यह किसी स्थान विशेष की समय विशेष वातावरणीय स्थिति है। इट इज ग्रोन इन अ पर्टिकुलर प्लेस बाय द स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ अ प्लांट इज। तो किसी स्थान विशेष की समय विशेष की, किसी स्थान विशेष की समय विशेष की वातावरणीय स्थिति है, तो भैया वो क्या है?
जैसे मान लो स्थान विशेष की बात करें तो जैसे हम कोटा केशवपुरा में हैं, कोटा केशवपुरा में बारिश हो रही है, उसके बाद में जो नया कोटा है वहां पर जो है वो धूप निकली हुई है, तो ये एक स्थान विशेष की एक स्थिति है और अल्पकालिक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मौसम। क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। जलवायु की बात करें, जलवायु के केस में क्या होता है, 31 वर्षों का मौसम जो होता है उसका समाहार जलवायु होता है, जो कि किसके द्वारा, WMO के जिनेवा स्विट्जरलैंड के द्वारा बताया गया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर 4। राइट आंसर को हम यहाँ इसलिए लिख रहे हैं कि आपको अच्छे से मेंशन हो जाए और उसके बाद दोबारा से आप इसको यहाँ पर भी देखो, तो इससे क्या है, आपकी तैयारी जो है वो अट्रैक्टिव होगी और आपका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अच्छा ये अगला क्वेश्चन है, अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के, किसने कहा था। मतलब सबसे सही बात है, सब चीजों का इंतजार हो सकता है पर कृषि का इंतजार नहीं होता। जैसे मान लो सोयाबीन बोने का समय अगर निकल गया तो फिर निकल गया, रबी सीजन में बोई जाने वाली फसलों को जायद में नहीं बोया जा सकता, खरीफ सीजन में मानसून के टाइम पर अगर हमने बुआई कर दी तो मतलब कर दी, उसके बाद में अगर करेंगे तो वो फसल में फ्रूटिंग नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया कि सभी का इंतजार किया जा सकता है सिवाय कृषि के, एवरीथिंग एल्स कैन वेट एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, हु सेड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने ये बात कही थी, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा इसमें जो है 2 जगह है नेहरू भैया, है ना, तो इस वाले नेहरू को नहीं माने, इसमें आधा ही लिखा हुआ है, तो इसको अच्छा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है, तो इसमें जो है कोई अलग ऑप्शन यहाँ पर हम डाल सकते हैं, जैसे इंदिरा गांधी यहाँ पर दिया हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पर डाल देते हैं। अब ये आंसर नहीं मानेंगे हम, हमारा आंसर क्या रह जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्या रह जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर हमने कर दिया, यहाँ जवाहरलाल नेहरू के पिताजी को मान लेंगे हम, उन्होंने नहीं कहा था इसका, ठीक। चलो मिसप्रिंट होने के बाद में गलतियां हो जाती है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैंने कहा था राजस्थान के मैंने 7 बताए, उनमें से 2-3 तो आ ही गए। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, केंद्रीय सेंट्रल एरिड हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट बीचवाल बीकानेर। कहाँ पर है, बीचवाल बीकानेर में स्थित है। मैंने पहले भी बता दिया आपको कि संस्थान बहुत अच्छे से करके जाने, चाहे सुपरवाइजर की परीक्षा हो, चाहे जेट की परीक्षा हो, चाहे अन्य एग्जाम हो, उन सब में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस है 7 इंस्टीट्यूट जो राजस्थान के हैं उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुंगल जैसलमेरी चोकला। पुंगल जैसलमेरी चोकला जो है वो किसकी नस्लें हैं, पुंगल जैसलमेरी और चोकला बकरी, भेड़, ऊंट, कुक्कुट, किसकी नस्लें हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पुंगल, ये हनुमानगढ़ में पाई जाने वाली नस्ल है भेड़ की। जैसलमेरी, जैसलमेर में। चोकला जो है शेखावटी रीजन में मिलती है, शेखावटी रीजन में, और इसको राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है, राजस्थान की मेरिनो, इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है, और मारवाड़ी नस्ल। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। भेड़ जो है, भेड़ की सारी नस्लें हैं, मारवाड़ी, चोकला, जैसलमेरी और पुंगल। तो राइट आंसर हमारा नंबर 2, नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुलनार या लाली का संबंध इस परिवार से है। गुलनार एक सजावटी पौधा है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, तो गुलनार एंड लाली बिलोंग्स टू द फैमिली। ये ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में हम इस चीज को पढ़ते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कैरियोफाइलेसी। राइट आंसर हमारा क्या है इसके लिए, कैरियोफाइलेसी है। इस तरह के क्वेश्चंस को अगर मान लो हम नहीं भी पढ़ते हैं इतने ज्यादा वैज्ञानिक नाम और फैमिली, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम छोड़ भी सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में हमारी माइनस मार्किंग हो जाती है, तो थोड़ा सब्र भी रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 3। तो राइट आंसर क्या है हमारा यहाँ पर, नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजस्थान के फलों का राजा किसे कहा जाता है। भाई फलों का राजा तो आम है, फलों का राजा कौन है, आम, पर उसने क्या दे दिया ऑप्शन में, राजस्थान के फलों का, राजस्थान के फलों का राजा
किसे कहा जाता है? द किंग ऑफ फ्रूट्स ऑफ राजस्थान इज कॉल्ड ओनला, बनाना, मैंगो एंड बेर। तो मैंने कहा था कि राजस्थान का मुख्य फल कौन सा है? बेर। बेर राजस्थान का मुख्य फ्रूट है। राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह एक वर्षीय फसल नहीं है। इनमें से कौन सी है जो एक वर्षीय फसल नहीं है? एक वर्षीय फसल के बारे में मैं बता देता हूं। जो एक ऋतु या एक वर्ष में क्या कंप्लीट कर ले? वानस्पतिक वृद्धि प्लस फलन या बीज उत्पादन। बीज उत्पादन अगर कर देती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक वर्षीय फसल कहते हैं। तो गेहूं भैया 5 महीने की फसल है। मक्का जो है भैया 3 से 4 महीने की फसल है। गन्ना जो है वो 18 महीने की फसल है। मतलब अगर गन्ने के एरो से अगर सीड बनाने हैं तो उसके लिए कितने महीने वेट करना पड़ता है? 18 महीने। एक साल से ऊपर ही निकल गया भैया। सरसों जो है वो 4 से 5 महीने की फसल है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सुगर केन, सेकेरम ऑफिसिनेरम, नंबर 3। राइट आंसर क्या है? सेकेरम ऑफिसिनेरम। तो मैंने आपको बताया ना कि गन्ने में जो है एरोइंग होने के बाद में फ्रूटिंग होती है, और एरोइंग जो है वो 14 माह से 15 माह के लगभग होती है, और उसके बाद में उसमें फ्रूटिंग होती है, सीड बनते हैं। तो वो लगभग जो है गन्ने को अपना जीवन काल पूरा करने के लिए बीज से बीज तक का जो समय है उसमें 18 महीने का समय लगता है। तो गन्ना क्या है? बहुवर्षीय फसल है। तो बाकी सब क्या है? एक वर्षीय फसल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सगी बहन और सगा भाई या पिता या बेटी या माँ, इसे हम कहते हैं भैया मेटिंग बिटवीन रियल सिस्टर एंड रियल ब्रदर और फादर एंड डॉटर और मदर एंड सन इज कॉल्ड। तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव ब्रीडिंग। क्या कहते हैं? रिलेटिव ब्रीडिंग कहते हैं या क्लोज ब्रीडिंग कहते हैं। क्लोज ब्रीडिंग भी इसे कह देते हैं। तो ये जो है वो परिवार के अंदर ही ब्रीडिंग जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? जंतुओं में सेम लक्षण प्राप्त करने के लिए ऐसा जो है इन ब्रीडिंग हम कर सकते हैं। अंतः प्रजनन हम विधि जो है काम में लेते हैं सेम गुण को बनाए रखने के लिए, सेम जेनेटिक सिनेरियो को बनाए रखने के लिए ऐसा विधि काम में लिया जाता है, जिससे कि वो सेम टू सेम लक्षण जो है वो आने वाली पीढ़ियों में भी आए। तो बैकक्रॉस क्या होता है? बैकक्रॉस होता है कि जैसे F1 जनरेशन का हम किसी पेरेंट से अगर ब्रीडिंग करवाते हैं तो उसे हम बैकक्रॉस कहते हैं। उसके बाद में इनब्रीडिंग मैंने बताया आपको, ये जो है क्लोज ब्रीडिंग भी कहेंगे इसको, रिलेटिव ब्रीडिंग भी कहेंगे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर लाइन ब्रीडिंग भी दिया हुआ है और क्रॉस ब्रीडिंग भी दिया हुआ है। लाइन ब्रीडिंग मतलब एक ही स्पीसीज के अंतर्गत होती है, और क्रिस क्रॉसिंग जो होती है, ये क्रिस क्रॉसिंग जो होती है वो अदर एक ही स्पीसीज जो एक ही जीनस के अदर जो मेंबर है उनके मध्य जो कराई जाती है वो क्रिस क्रॉसिंग होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, गाय के दूध में पीलेपन का कारण क्या होता है? केसीन, कैरोटीन, फास्फोलिपिड और यूरिया। तो यूरिया भी पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड भी मिलेगा उसमें क्योंकि वसा पाई जाती है, कैरोटीन और केसीन। तो केसीन से जो है वो सफेद रंग होता है दूध का, और बात करें पीले रंग की तो कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन को हम विटामिन ई से डिनोट करते हैं। घी का रंग इसी कारण से पीला होता है। फास्फोलिपिड और यूरिया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नंबर 2। मतलब कैरोटीन के कारण जो है गाय के दूध में पीलापन पाया जाता है। गाय के दूध का जो घी होता है वो पीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि घी में घुलनशील विटामिन कौन से? विटामिन ए डी ई के, वो घी में घुलनशील है। तो विटामिन ए सारा का सारा कहाँ चला गया? वसा में चला गया। तो वसा में जाने के बाद में जो है उसमें पीलापन ज्यादा देखने को मिलता है। बाकी दूध जो है वो जनरली हमें सफेद रंग का दिखाई देता है, पर उसको अगर हम धूप में अगर देखते हैं तो उसमें येलो शाइनिंग हमें देखने को मिलती है। कैरोटीन खीस में ज्यादा पाया जाता है, इसलिए खीस का रंग, कोलेस्ट्रम का फर्स्ट मिल्क का जो कलर होता है वो ज्यादा पीला देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अंगूर का वानस्पतिक नाम है। अंगूर का वानस्पतिक नाम क्या है? वाइटस विनिफेरा, फाइकस केरिका, सीजियम क्यूमिनी और केरिका कैरेंडस। तो मैं आपको बता देता हूं, केरिका कैरेंडस जो है वो
पपीता का वैज्ञानिक नाम है, सॉरी करोंदा का वैज्ञानिक नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम है? करोंदा। केरी का पपाया है उसका, केरी का पपाया किसका है? पपाया का है। करोंदा का वैज्ञानिक नाम है, जो कि आयरन का एक अच्छा स्रोत है। किसका स्रोत है? आयरन का एक गुड सोर्स है। सीजियम क्यूमिनी जामुन का वैज्ञानिक नाम है, जामुन, जामुन का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है फाइकस केरी का, जो कि अंजीर या फिग का वैज्ञानिक नाम है, फिग। तो अब बचा एक ही आंसर है, वाइटस विनिफेरा। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? फर्स्ट, वाइटस विनिफेरा जो है वो अंगूर का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कृषि शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द वर्ड एग्रीकल्चर हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड। कौन से वर्ड से हुई है? लैटिन वर्ड से हुई है, एगर प्लस कल्चरा, एगर प्लस कल्चरा। एगर मतलब क्या होता है? मीडियम होता है। मीडियम का मतलब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सोइल, मतलब पौधों के लिए मीडियम क्या है? सोइल है। एगर जो है वो मीडियम और न्यूट्रिएंट का मीडियम होता है, इसलिए सोइल जो है वो न्यूट्रिएंट का मीडियम है। कल्चर मतलब एक हैबिट होती है कल्टीवेशन की, उसको हम कल्चर कहेंगे। ग्रीक वर्ड एग्रोनॉमी में देखने को मिलता है, एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। अरेबिक वर्ड से जो है वो मौसम बना हुआ है, मानसून की बात करें हम तो वो अरेबिक वर्ड से बना हुआ है। और हिब्रू एक लैंग्वेज है, हिब्रू की बात नहीं करके संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के कृष धातु, कृष धातु से कृषि शब्द आया है। कृषि का कृष का मतलब होता है कर्म करना। क्या होता है? कर्म करना होता है। ये था हमारा क्वेश्चन। और उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से रहेगा, अलसी किस परिवार से संबंधित है? अलसी, लिंसेड बिलोंग्स टू दी विच फैमिली। अलसी जो है वो नॉन एडिबल ऑयल इसका होता है और इससे रेशा भी प्राप्त किया जाता है। लुब्रिकेंट में इसका तेल काम में आता है। अलसी जो है वो रबी सीजन की फसल है। और लिनसीड जो होते हैं उनको हम फ्लेक्स कहते हैं। आजकल इनका जो नाम है वो क्या है? फ्लेक्स सीड। क्या कहा जाता है इनको? फ्लेक्स सीड कहा जाता है। ओमेगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसमें मिलते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और इसी के कारण जो है अलसी की डिमांड मार्केट में ग्रो होती है। कंपोजिटी कुल में क्या क्या आ जाता है? सूरजमुखी, सूरजमुखी आ जाता है, कुसुम आ जाता है। उसके बाद में मैरीगोल्ड आ जाता है। मैरीगोल्ड के अलावा जो है इसमें गुलदाउदी भी इसमें आ जाता है, सॉरी गुलदाउदी क्राइसेंथेमम इसमें आ जाता है। इसका फुस्क्रम उसके बाद में लाइनेसी, बिल्कुल राइट आंसर क्या है हमारा? लाइनेसी, लिनसीड लाइनेसी। पेडिलिएसी किसका कुल है? तिल का कुल है। और पेपिलियोनेसी मतलब लेग्यूमिनेसी का उपकुल, उपकुल है किसका? लेग्यूमिनेसी का। इस कुल से संबंधित फसल जो है वो है राजमा। क्या है? राजमा। तो हमारा राइट आंसर हम गोले में लिख देते हैं। राइट आंसर हमारा क्या है? 2, लाइनेसी, लाइनेसी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो, ये थे हमारे 40 क्वेश्चन। अगर आपको जेट 2019 का पेपर अच्छे से समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताएं कि हम 2020 का पेपर लेकर आए नहीं आए। अगर आप अच्छा इस पे रेस्पॉन्स देते हो तो हम निरंतर आपके लिए 7 साल के पूरे कंप्लीट पेपर लेकर आएंगे और बायोलॉजी और केमिस्ट्री के भी पेपर लेकर आएंगे। तो आप हमें रिव्यू जरूर दें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।